हरिहर काका द्वारा लेखक मिथिलेश्वर। हमारी ये कहानी हरिहर काका की है, जो शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हसन बाजार बस स्टैंड के पास एक छोटे से गांव में रहते थे, जिसकी आबादी यही कुछ 2,500-3 हजार होगी। हरिहर काका का परिवार बहुत बड़ा था। उनके 3 भाई थे और भाइयों के बीवी बच्चे अलग। लेकिन हरिहर काका के बीवी बच्चे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने 2 बार शादियां की, लेकिन दोनों ही पत्नियां बच्चे होने से पहले ही स्वर्ग सिधार गईं। शायद यही वजह थी कि लेखक को हरिहर काका अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। लेखक की माँ तो ये भी बताती हैं कि बचपन में हरिहर काका उन्हें अपने कंधे में बिठाकर पूरे गांव में घुमाया करते थे। खैर, हरिहर काका अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ना ही वो मंदिर जाते हैं और ना ही अपने भाइयों के साथ पुश्तैनी मकान में रहते हैं। और तो और उनके पास हमेशा 3-4 पुलिस वाले तैनात रहते हैं। लेकिन क्यों? यही तो है हमारी कहानी हरिहर काका। लेखक बताते हैं, आज से कुछ सालों पहले तक हरिहर काका अपने तीनों भाइयों के साथ गांव के पुश्तैनी मकान में ही रहा करते थे। अब तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को एकदम साफ साफ समझा दिया था कि देखो जी, हरिहर के बीवी बच्चे तो हैं नहीं, तो एकदम अच्छे से उनका सेवा सत्कार करना। एक दिन मौका देखकर उनकी सारी जमीन अपने नाम लिखवा लेंगे। कुछ समय तक तो घर की तीनों बहुओं ने हरिहर काका का एकदम अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे हालात ये हो गए कि कोई उन्हें एक गिलास पानी तक पूछने वाला ना था। सबके खाने के बाद उनकी थाली में बचा खुचा खाना परोस दिया जाता था। और उस दिन तो उनकी सहन शक्ति एकदम समाप्त ही हो गई, जब शहर से हरिहर काका के भतीजे का मित्र आता है। उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे। हरिहर काका ने सोचा, आज तो खाने में बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा, लेकिन उन्हें वही सूखा रूखा भोजन परोस दिया गया। अब ये देख के हरिहर काका एकदम आग बबूला हो जाते हैं और गुस्से में अपनी थाली उठाकर आंगन में फेंक देते हैं और कहते हैं, मैं ये थोड़ी कह रहा कि मुझे अलग से व्यंजन बना के दो, लेकिन कम से कम वो तो दो जो सबको मिल रहा है। अब हमारे इस छोटे से गांव में एक बड़ा ही पुराना और प्रसिद्ध ठाकुर जी का मंदिर भी था, जिसे संभालने और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। उसी समिति का एक इंसान ये सब देख लेता है और मंदिर जाके महंत जी को सारी बात बता देता है। अब ये सुन के महंत जी के मन में लालच आ जाता है। वो सोचते हैं, यार हरिहर काका के पास तो बहुत जमीन है, अगर ये जमीन मंदिर को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। वैसे तो मंदिर के पास पहले से दान दक्षिणा में मिली हुई बहुत सी जमीन थी, जिसमें समिति के लोग खेती किसानी करवाया करते थे, लेकिन थोड़ी और मिल जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। अब महंत और सारे पुजारी हरिहर काका को बहला फुसला के मंदिर ले आते हैं और कहते हैं, अरे काका, ये दुनिया तो बड़ी स्वार्थी है। हम तो कहते हैं आप ये परिवार को छोड़िए, यही मंदिर में रहिए और बचा खुचा जीवन भगवान को समर्पित कर दीजिए। और बात रही जमीन की, तो उसे हम देख लेंगे, आप उसे मंदिर के नाम क्यों नहीं कर देते हैं। अब महंत जी का ये प्रस्ताव सुनकर हरिहर काका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या जमीन मंदिर के नाम कर दें या भाइयों के नाम कर दें। खैर, हरिहर काका की जगह अगर आप होते तो आप अपनी जमीन किसके नाम करते, अपने भाइयों के नाम या मंदिर के नाम। एक तरफ जहां हरिहर काका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ महंत जी मंदिर के आश्रम में हरिहर काका के रहने और खाने पीने का इंतजाम करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर हरिहर काका के भाइयों को पता चलती है, वो तीनों भाई हरिहर काका को मनाने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पर हरिहर काका घर जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन अगले दिन तीनों भाई फिर आ जाते हैं और इस बार तो वो हरिहर काका के पैर पकड़ लेते हैं और उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो उनके साथ घर चलें। इसके बाद हरिहर काका का दिल पिघल जाता है और वो तीनों भाइयों के साथ वापस घर आ जाते हैं। अब तो घर में उनका राजा महाराजाओं की तरह सेवा सत्कार होने लगता है। वो जो भी मांगते तुरंत तीनों भाई और उनकी पत्नियां लाके दे दिया करते। अब ऐसी खातिरदारी देख के सबको यही लगने लगता है कि हरिहर काका जरूर अपनी सारी जमीन अपने भाइयों के नाम लिख देंगे। और जैसे ही ये बात महंत को पता चलती है, वो अपने आदमियों को हथियार और बंदूक के साथ भेज देता है और हरिहर काका को किडनैप करवा लेता है और जबरदस्ती उनसे एक खाली पेपर में अंगूठे का निशान लेने की कोशिश करने लगता है। हरिहर काका को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि महंत जी कुछ ऐसा भी कर सकते हैं।
खैर किडनैप करते समय उन्हें गांव के कुछ लोग देख लेते हैं और पुलिस लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर आती है, वो देखते हैं हरिहर काका रस्सी से बंधे हैं, लेकिन तब तक महंत और उसके आदमी वहां से भाग चुके थे। इसके बाद तो हरिहर काका का एकदम खास ध्यान रखा जाने लगा। वो जहां भी जाते 3-4 लोग हथियार और डंडे के साथ उनके साथ चला करते, और तो और सोते समय भी लोग हथियार लेके उनका घेरा बनाकर सोया करते। अब इसके बाद तो तीनों भाइयों ने भी जमीन अपने नाम करवाने के लिए हरिहर काका को धमकाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं, देखो शांति से जमीन हमारे नाम कर दो, वरना यही मार के गाड़ देंगे और किसी को कानों कान पता तक नहीं चलेगा कि आप गए कहाँ। हम तो कह देंगे, क्या पता उस महंत से ही पूछो, वही उठा के ले गया होगा। लेकिन हरिहर काका के मना करने पे बात मार पीट पे उतर आती है और तीनों भाई मिलकर हरिहर काका को बहुत मारते हैं। जैसे ही गांव के लोग हरिहर काका के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, वो तुरंत ही पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस आई तो पता चला कि हरिहर काका को तीनों भाइयों ने बहुत मारा और ज़बरदस्ती ज़मीन के कागजातों पे अंगूठा लेने की कोशिश भी की, जिसके बाद हरिहर काका पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हैं और अब वो घर परिवार से अलग रह रहे हैं। सेवा के लिए उन्होंने एक नौकर रख लिया है और सुरक्षा के लिए उन्हें 2-3 पुलिस वाले मिल गए हैं, जो आराम से हरिहर काका के पैसों पे मौज कर रहे हैं। और एक बार तो एक नेताजी उनके पास उनकी ज़मीन में एक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव लेके आते हैं, जिसमें गांव के बच्चे पढ़ सकें। लेकिन हरिहर काका साफ साफ इनकार कर देते हैं। अब तो उन्हें किसी पे यकीन नहीं था। अब हरिहर काका गांव के लोगों के बीच चर्चा का एक विषय बन गए थे। लोगों का मानना था कि उनकी मृत्यु के बाद महंत जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लेगा। हरिहर काका को ना ही परिवार का प्यार मिल पाया और ना ही वो भगवान की शरण में मंदिर जा सकते हैं। अब तो सारा दिन सिर्फ खाली आंख से आसमान ताकते रहते हैं, जैसे मानो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हों। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। देखने के लिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।